देखिए लैगिंग का मतलब समझा देता हूँ पहले, बस आपको यहाँ पर लैगिंग का मीनिंग नहीं पता इसलिए आप आंसर नहीं दे पाए। हाँ सर। एंड लीडिंग इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं। इंडिकेटर लिख लीजिए अपने पास। इंडिकेटर इंडिकेटर क्या होते हैं, जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ हम एवरेजेस और ये WV मतलब वेटेड एवरेज प्राइस के इंडिकेटर लगा लेते हैं कि मतलब साथ साथ वो कैलकुलेशन करके उसकी लाइन बनी आती है। तो इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है लीडिंग। लीडिंग इंडिकेटर वो जो काम होने से पहले आपको लीड पहले ही बता दे। लीडिंग इंडिकेटर वो जो कुछ होने वाला है लेकिन उससे पहले ही आपको पता लग जाएगा, लीडिंग। और एक होता है लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है सर होने के बाद पता चलता है। लीडिंग का मतलब जो आपको पहले ही पता लग जाए, और लैगिंग का मतलब जो आपको होने के बाद बताए। अब मैं आपको बताता हूं क्या। जो हमारा ये मूविंग एवरेज होता है ना, मूविंग एवरेज का मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज कब बनेगा, जब रेट आ जाए। समझो एक शेयर का प्राइस ऐसे चल रहा था, ऐसे उसका एवरेज कितना चल रहा होगा, यहाँ पर एवरेज होगा। पहले एवरेज बढ़ा लेकिन जैसे उसका रेट गिरा तो उसका थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर सर थोड़ा। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है सर, दिख रही है सर, दिख रही। तो सर जिसको नहीं दिख रही वो जल्दी से लेफ्ट कीजिए क्लास और दोबारा से ज्वाइन हो जाइए। तो ये हो गए सर आप ज्वाइन दोबारा। लैगिंग इंडिकेटर हाँ 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 सर, हाँ सर। दिख गई। जी हाँ सर। ठीक है, अब ये एवरेज वाली लाइन जो होगी ना उसके हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। लेकिन जैसे ये शेयर ऐसे नीचे गिरेगा तो इसके गिरने के थोड़ी देर बाद ये गिरेगी, मतलब ये भी इसके साथ साथ ही गिरेगी। लेकिन गिरने के बाद ही गिरेगी ना, जब तक ये प्राइस नहीं गिरा था ये तो नहीं गिर रही थी ना, क्योंकि एवरेज थी तो बता रही है ये। अगर रेट गिरेगा तो ये एवरेज गिरा देगी, अगर रेट बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ा देगी। तो जो एवरेज वाला इंडिकेटर होता है ये होता है लैगिंग, मतलब काम होने के बाद ही बताता है। RSI, RSI आपका लीडिंग इंडिकेटर होता है, थोड़ा पहले ही बता देता है। जैसे ही RSI लो होता है वहां पर खरीदना होता है, जैसे ही RSI हाई होता है तो यहां पर बेचना होता है। तो RSI आपका लीडिंग इंडिकेटर है। MACD ये भी एक तरह का एवरेज ही होता है, ये भी लैगिंग है। बॉलिंगर बैंड ये भी आपका लीडिंग इंडिकेटर है, और मूविंग एवरेज लैगिंग है। तो जिन पे मैंने टिक लगाया है राइट का ये आपके लीडिंग इंडिकेटर है, और जिन पे मैंने ये बनाया ये लैगिंग है। अब लैगिंग में भी हमने मूविंग एवरेज क्यों लिया, तो सबसे ज्यादा लैगिंग है। ये MACD तो फिर भी अच्छा होता है। MACD की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, निकालो। सर MACD लीडिंग है कि लैगिंग है तो लैगिंग ही, लेकिन मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा लैगिंग है। MACD की फुल फॉर्म बता देता हूं, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। मतलब ये मूविंग एवरेज का ही दूसरा पार्ट है जिसके अंदर डाइवर्जेंस वेरिएंस जोड़ दिया। मतलब मूविंग एवरेज प्लस वेरिएंस जोड़ के बनता है MACD। तो ये इतना ज्यादा लैगिंग नहीं होता है, मूविंग एवरेज से थोड़ा बढ़िया होता है। ये लैगिंग इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब ये लगभग लगभग थोड़ा कम लैगिंग होता है। तो MACD भी होता तो लैगिंग ही है, लेकिन मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा लैगिंग होता है। तो इसलिए इसका आंसर हुआ मूविंग एवरेज, क्योंकि ये होने के बाद ही पता चलता है। क्लियर। सर बॉलिंगर बैंड क्या होता है, लैगिंग की लीडिंग? बॉलिंगर बैंड लीडिंग होता है। देखो क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉलिंगर बैंड जैसे आपका रेट ये चल रहा है, जैसे आपके शेयर का रेट ये चल रहा है, और बॉलिंगर बैंड ऐसे चलेगा उसके ऊपर यहां से लेके और ऐसे ऐसे चलता है। शेयर के हिसाब से ही चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे ही शेयर आपका रेट धीरे धीरे करके से तोड़ देगा बॉलिंगर बैंड को, जैसे ही तोड़ेगा तो आपको पता लग गया बॉलिंगर बैंड ने तोड़ दिया, मतलब अभी ऊपर जाएगा। मतलब बॉलिंगर बैंड क्या होता है, दो तरह के रेट बताता है। एक जाल बिछा देता है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये कहता है कि आपके शेयर का प्राइस इसके बीच में ही रहेगा, मतलब इसके बीच में आपके शेयर का प्राइस रहने वाला है। लेकिन अगर आपने ये शेयर के प्राइस ने मेरे जाल को तोड़ दिया तो फिर हो जाएगा वो ब्रेकआउट, फिर वो कितनी भी तेज भाग सकता है। तो ये जो आपका बॉलिंगर बैंड होता है ये आपको टाइम से पहले बताता है कि भैया निकल जाओ। अब जैसे ही आपने साइडवेज स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, आपको लग रहा था बस ऊपर यहां तक ही जाएगा, नीचे यहां तक ही जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए बॉलिंगर बैंड से बाहर निकलोगे ना, तो वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बताता है आपको एकदम से। तो ब्रेकआउट समझ में आ गया। बॉलिंगर बैंड क्या होता है, जिसके पास हाँ सर। सर
RSI का फुल फॉर्म बताओ जी। RSI एक तरह का PCR रेशो होता है, पुट कॉल रेशो, इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब कि हमारे शेयर की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जैसे ही उस शेयर की RSI कम होएगी ना, नीचे जाएगी, तो आप उसे खरीद लोगे, और जैसे ही वो जरूरत से ज्यादा ऊंची जाएगी तो वो ओवरसोल्ड लेवल, ओवरबॉट लेवल हो जाता है, वहां पर बेच दो। क्योंकि RSI एक रेंज में घूमता है, जैसे ही वो कम होए खरीद लो, जैसे ही वो ज्यादा होए बेच दो। तो RSI भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और ये पहले ही बता देता है आपको। जैसे ही वो हाई पे जाए ना, तो आपको पता है यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, यहीं पर बेच दो, फिर वो धीरे धीरे गिरती है। तो RSI आपको टाइम से पहले बता देता है, और बॉलिंगर बैट भी टाइम से पहले बता देता है। MACD मूविंग एवरेज से थोड़ा जल्दी बता देता है, लेकिन होता एक तरह का मूविंग एवरेज ही है वो। मूविंग एवरेज के अंदर वेरिएंस मिक्स कर दो तो MACD बनता है। तो अब अगर चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लैगिंग कौन सा है? मूविंग एवरेज। और कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर ये डेथ क्रॉस इंडिकेट कुछ जो है नंबर बोल दीजिए। 18 18 18। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पता है आपको? कौन सा नंबर सर? फिबोनाची 15। नहीं सर, ये भी नहीं पता है। ये भी बता देता बता दीजिए हूँ, सर। ये पूछी क्यों नहीं? नहीं सर, निशान लगाए थे दूसरी तरफ था, इसीलिए ध्यान नहीं कोई दिया। बात नहीं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है? वो कहता है कोई भी शेयर जो है ना, इस तरह से चलता है, 0 1 1 2 3 5 8। सर ये है क्या? ये क्या कहता है कि सर कोई भी शेयर जो होता है ना, वो इन वाली तरीके से चलता है। मतलब पहले वो 1% बढ़ता है, उस पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 0 और 1 ऐड करके कितना आएगा? 1। फिर वो 1% चलता है, फिर 1 और 1 ऐड करके कितना आएगा? 2, तो इसलिए यहां पर 2 आया। फिर 2 और 1 ऐड करके कितना आएगा? 3, इसलिए यहां पर 3 आया। फिर 3 और 2 ऐड करके कितना आया? 5, और फिर 5 और 3 ऐड करके आया 8। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये बोलता है, अगर मान लीजिए कोई शेयर आपका इस तरह से चला, यहां से चलना शुरू हुआ और यहां तक गया, और यहां तक जाने का वो सीधे ऐसे गिर गया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है कि इसने जो है इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी रैली ली, इतना बड़ा गिरा है, तो अब जब इसे रिट्रेस करेगा, ये रिट्रेस करेगा मतलब वापस उठेगा, तो कब उठेगा? इसने इसे कई सारे पार्ट में बांट दिया। कैसे? उसने ऐसे बांटा, 1 0 से शुरू करते, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 3 2 3 5 8। तो पहली वैल्यू निकाल ली उसने 1, फिर दूसरी इससे डबल निकाल ली, थोड़ी ज्यादा, 2, फिर अगली बार इन दोनों को मिलाकर निकाल ली 3, फिर 5 8। इस पूरी की पूरी वैल्यू को फिबोनाची के साथ जाल बनाएंगे, और वो इसे ऐसे थोड़े थोड़े बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब ये कहता है कि जैसे ही आपका बीच वाला पार्ट पूरा हो जाए फिबोनाची, तो अगला टारगेट आपका ये होगा, और जब ये वाला टारगेट पूरा हो जाए तो फिर ये होगा। मतलब इनका कहना ये है कि जब रिट्रेस करेगा ना, तो पहली बारी में टोटल वैल्यू का, अब इन्हें जोड़ोगे तो 8 5 13 13 5 18 और 2 20 हुआ। तो वो कह रहा है टोटल जितने भी पॉइंट ये थे, मान लो 100 पॉइंट थे, तो 100 पॉइंट में से 1/20, पहले वो 5 पॉइंट चलेगा। अगर वो 5 पॉइंट रिट्रेस हो गया तो अगली बार 5 पॉइंट और चलेगा। अगर वो 5 पॉइंट रिट्रेस हो गया तो अगली बार 10 पॉइंट रिट्रेस होगा, और अगर 10 पॉइंट रिट्रेस हो गया तो अगली बार 15 पॉइंट रिट्रेस होगा। मतलब इसके हिसाब से रिट्रेस होगा। तो फिबोनाची देने वाला एक बंदा था, उसने अपनी एक ह्यूमन साइकोलॉजी लगा दी कि जब वो नीचे से रिट्रेस होना शुरू होएगा ना, तो पहली बारी वो सबसे कम रिट्रेस होगा, और जो डरपोक लोग होंगे उसके थोड़े से बढ़ते ही बेच देंगे। फिर उससे अगली बार वो थोड़ा ज्यादा रिट्रेस होगा, उससे अगली बार थोड़ा और ज्यादा रिट्रेस होगा, उससे अगली बार तो बहुत ज्यादा होगा, और फिर सबसे ज्यादा होगा, और फिर तो वो हवाई जहाज ही बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि PNB पहले 100 रुपए जाएगा, 100 रुपए पे जाके रुक जाएगा, वो आज रुक गया। अब मुझे लगता है कि 100 रुपए पे वो रिट्रेस हो गया, अब 100 से हो सकता है वो 99 98 आए, वो 99 98 97 जहां तक भी जाएगा और रुकेगा, और वहां से अब की बार 100 तोड़ के 105 तक जाएगा। फिर जब 105 पे रुकेगा तो फिर वहां से फिर वो रिट्रेस होगा 2-3 रुपए, 105 लगा के फिर वो 102 103 तक आएगा। फिर अब की बार जब 105 कटेगा तो अब की बार 110 तक जाएगा, 115 तक भी जा सकता है। तो फिबोनाची भी यही बोलता है कि शुरुआत में थोड़ा कम रिट्रेस होगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डज फिबोनाची रिट्रेसमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई? फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल करते हो क्या? मार्केट वॉलिटिलिटी का पता चलता है क्या? तीसरा है ट्रेंड करते हो,
या फिर प्राइस कंसोलिडेशन करते हो। ना तो ट्रेंड करते हैं, ना प्राइस कंसोलिडेशन का पता चलता है, मार्केट वॉलेटिलिटी का भी नहीं पता चलता। क्या पता चलता है? अगर आपका शेयर इतना गिरा है तो फिर आपको वो 5 सपोर्ट बनाकर दे देगा। ये वो क्या कहेगा, भैया जहां तक गिरे थे ये सपोर्ट है और फिर पहला टारगेट है ये, और जब वो इसे काटेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, अगला टारगेट हो जाएगा ये, फिर जब इसे काट देगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा रेसिस्टेंस, फिर जब इसे काट देगा तो सपोर्ट बन जाएगा और ये रेसिस्टेंस। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने एक शेयर को जितना भी गिरा उसके 5 लेवल में डिवाइड कर देता है, और वो 5 लेवल 5 सपोर्ट और 5 रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बताता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है एक्सप्लेनेशन, जरा देखो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बाय यूजिंग की रेशो। रेशो क्या है उसका? पहला है 23%, फिर 38%, फिर 50%, फिर 61%, फिर 78% और फिर 100%। 100% वाला तो कोई टारगेट है ही नहीं, वो तो लास्ट है ही। बीच के उसने आपको 5 टारगेट निकाल के वो दे देता है। पहला टारगेट पूरा होगा तो फिर दूसरा जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक देने वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इन्वेंशन था। जिसने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाई थी उसने कोई लॉजिक नहीं बताया, उसने कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है, लोग मानते हैं तो मैंने आपको पढ़ा दी, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है तो मैंने बता दिया। क्लियर सबको फिबोनाची रिट्रेसमेंट? हाँ सर। वेरी गुड। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बोलिए सर, आप जो पूछ रहे थे वो क्या था? 18 सर, 18। 18। और आप लोग भी ये क्वेश्चन सारे कर लीजिए, जो प्रॉब्लम ना समझ में हो रही हो वो मेरे से पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। लेसन खत्म होने के बाद मत पूछना, कल ही पूछ लेना बस। What does a death cross indicate? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नए नए वर्ड्स हैं, पेपर में शायद इतना टिपिकल ना आए, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेथ क्रॉस क्या होता है सर? हम ये हमारा शेयर चल रहा था ऐसे 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 ऐसे, हम इसका एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मतलब पिछले 3 दिन का या 5 दिन का एवरेज। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की लाइन मान लीजिए जा रही है ऐसे, फिर हम इस पे लगा लेते हैं एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, मतलब जैसे मान लीजिए 50 दिन का 200 दिन का एवरेज। शॉर्ट टर्म लगा लिया हमने मान लो 15 दिन, लॉन्ग टर्म लगा लिया हमने मान लो 50 दिन, या फिर शॉर्ट टर्म लगा लिया हमने 50 दिन तो लॉन्ग टर्म लगाना पड़ेगा 200 दिन। मतलब एक छोटे पीरियड का होगा, एक लॉन्ग पीरियड का होगा। जो लॉन्ग पीरियड का एवरेज होगा वो अलग टाइप से चलता है, वो ऐसे चलता है ऐसे। तो जहां जहां पर ये लॉन्ग पीरियड शॉर्ट को काट रहा है उसी को हम बोलते हैं डेथ क्रॉस। अब ये डेथ क्रॉस क्या है जरा ध्यान से समझिए। जब जब शॉर्ट टर्म वाला क्रॉसेस लॉन्ग टर्म वाले को, शॉर्ट टर्म वाले ने लॉन्ग टर्म वाले को क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये बेरिश है। बेरिश मतलब ये शेयर गिरेगा। देखो शॉर्ट टर्म जो टारगेट होता है, शॉर्ट टर्म का जो एवरेज है ना, अगर वो लॉन्ग टर्म को क्रॉस कर रहा है, शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म को क्रॉस कर रहा है, मतलब सर लॉन्ग टर्म वाला ऊपर था, ये लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म वाला नीचे चल रहा था। अब शॉर्ट टर्म वाले ने लॉन्ग टर्म वाले को काट दिया, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। शॉर्ट टर्म वाला ऊपर चल रहा था और लॉन्ग टर्म वाला नीचे चल रहा था, और शॉर्ट टर्म वाले ने लॉन्ग टर्म वाले को काट दिया। आप देखो लॉन्ग टर्म एवरेज चल रहा था, वही सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है आपका, वही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अब शॉर्ट टर्म वाले ने लॉन्ग टर्म वाले को ही काट दिया, मतलब शॉर्ट टर्म एवरेज प्राइस उसका लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस से भी कम हो गया। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये इसके लिए बेरिश ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं कभी लॉन्ग टर्म वाला एवरेज जो धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसे शॉर्ट टर्म एवरेज को भी काट दिया, मतलब आपके शेयर का प्राइस बहुत तेज बढ़ा है, जिसके लॉन्ग टर्म वाला एवरेज भी शॉर्ट टर्म से ज्यादा हो गया, तो ये फिर बुलिश ट्रेंड हो जाता है। इसको याद कर लीजिए। जब लॉन्ग टर्म वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या आया? लॉन्ग टर्म। तो जब लॉन्ग टर्म वाला ऊपर जाए तो वो बुलिश, और जब शॉर्ट टर्म वाला काटे नीचे आके लॉन्ग टर्म वाले को तो वो बेरिश। फिर से समझ लेंगे। जब जब शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म वाले को नीचे की तरफ काटे, शॉर्ट टर्म वाला और ये लॉन्ग टर्म था, और अब ये शॉर्ट टर्म वाला आके लॉन्ग टर्म को काट के चला गया। हमेशा शॉर्ट टर्म ऊपर ही होता है, लॉन्ग टर्म नीचे ही होता है। अब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म ऊपर की जगह नीचे हो गया और लॉन्ग टर्म नीचे की जगह ऊपर हो गया। तो ऐसा 2 केसेस में हो सकता है, शॉर्ट टर्म वाला आया और लॉन्ग टर्म वाले को काट के नीचे गया, तो इसे हम बोल लेंगे बेरिश, मतलब नीचे। अब दूसरा तरीका हो सकता है, शॉर्ट टर्म वाला अपनी चाल चल रहा था, लॉन्ग टर्म वाले ने काटा इसे ऊपर की तरफ, तो इसे हम बोल लेंगे बुलिश। 2 ही तरीके से तो कट सकता है ना, या तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे वाला ऊपर गया तो ये बुलिश ट्रेंड है, और अगर ऊपर वाला नीचे आके काट जाता है तो ये बेरिश ट्रेंड है। ये कैसे ये आपने याद करना। और जब नीचे की तरफ काटेगा उसे बोलते हैं डेथ क्रॉस। डेथ हो गई वो सब आपकी, ऐसा क्रॉस हुआ है, अब तो ये शेयर की डेथ ही हो जाएगी, ये तो पाताल लोक में चला जाएगा। समझ में आ गया?
हाँ सर, आगे एक वो बड़ा फेमस है सर, हरामी पैटर्न जो होता है, हरामी वो याद नहीं आ रहा था कल। कैंडल का तरीका होता है, वो मैं आपको अलग से ही सिखा पाऊंगा, यहाँ नहीं, ठीक है। उसमें कैंडल होती है, अभी आपको कैंडल की नॉलेज नहीं है, जो मैं कल ऐसे करके सिखा रहा था। उसमें क्या होते हैं, हिल एंगल्फिंग पैटर्न होता है, वो जिसे आप हरामी बोल रहे हो ना, हिल एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं उसे। एक्चुअल में वो नाम रख रखा है ट्रेडर्स ने, हरामी पैटर्न बोलना नहीं जाता ना, हिल एंगल्फिंग पैटर्न बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया हरामी। तो वो हरामी या क्या है, वो क्या है क्या नहीं, वो हम आपको टेक्निकल में सिखाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, टेक्निकल पे बिल्कुल रिलाई मत करो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो अपना। टेक्निकल का मैं यूज बिल्कुल नहीं करता हूं, मेरे बिल्कुल यूज में नहीं है टेक्निकल, मैं फंडामेंटल ही यूज करता हूं, मैं ऑप्शन चेन यूज करता हूं जब मुझे टेक्निकल यूज करना होता है। लेकिन मैं चार्ट पैटर्न पे ज्यादा नहीं करता, बस मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने के लिए करता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए सर। ये डेथ क्रॉस में जब ये बुलिश क्रॉस करेगा और उसके बाद वो दोबारा क्रॉस ना करे तो शेयर विल गो बुलिश ओनली। आपका क्वेश्चन ये है सर कि पहले वो लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म को काट के बुलिश बना दिया, और बुलिश बनने के बाद अगर उसने वापस शॉर्ट टर्म को काट दिया तो क्या वो डेथ क्रॉस हो जाएगा? वो काटे ना, वो उसके साथ साथ ही चलता रहा। मेरा जैसे सेकंड क्रॉस जहाँ पे वेरिएज होता है, इस पॉइंट पे ना आए, इट गोज पैरेलल स्टार्ट डूइंग। ये शॉर्ट टर्म था, यहाँ से लॉन्ग टर्म काट के इसके ऊपर चलता रहा, भी ये साथ साथ ही चलेंगे ऐसे ऐसे ही, जब तक ये इसे नीचे को नहीं काटेगा तब तक ये खत्म नहीं, तब तक ये बुलिश ही रहेगा। और जैसे ही इसे नीचे काटेगा फिर ये बेरिश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेरी बोलिए। कप एंड हैंडल भी आ गया, देखो कंटिन्यूएशन पैटर्न किसे बोलते हैं सर? अगर किसी ने कप बनाया और फिर हैंडल बनाया, तो जैसे ही वो इसकी लाइन काटेगा ना, तो कंटिन्यूएशन में बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा ये। और मैंने कल बताया भी था, ये पहले से ही बुलिश है, पहले ही वो यहां से यहां बढ़ चुका है, और अब इसको भी काट दिया और बुलिश हो गया, तो ये बुलिश ही हो जाएगा। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब पहले से बुलिश ट्रेंड में था और बुलिश, तो इसे हम बोलते हैं कप एंड हैंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न, कप एंड हैंडल। हेड एंड शोल्डर्स का मैंने बताया था, वो बुलिश और बेरिश दोनों बन सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ काटेगा तो बुलिश बनेगा, नीचे की तरफ काटेगा तो बेरिश बनेगा। मतलब वो कंटिन्यूइंग पैटर्न नहीं होते, वो होते हैं उल्टे, रिवर्स पैटर्न, कि पहले तो वो बेचारे बुलिश थे लेकिन अब नीचे काट दिया, वो बन गया बेरिश। तो कप एंड हैंडल जो है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इसे एज इट इज समझ के याद कर लो, पेपर में सेम आ जाएगा। चलिए, और कोई क्वेरी है क्या? नहीं है, चलिए आगे पढ़ा देते हैं। ये आ गया फंडामेंटल एनालिसिस। पानी कहाँ है भाई? मिल गया। पढ़ते हैं, चलिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? इवैल्यूएटिंग अ कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू। कह रहा कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम निकालते हैं ना बैलेंस शीट पढ़ के, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करके, बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन, इंडस्ट्री का ट्रेंड और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, प्लस उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूड स्टॉक। कह रहा अगर कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मतलब उसकी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन चल कम पे रहा है, उसे पहचान के खरीद लो। और अगर कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक है कि उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से तो कम है लेकिन चल ज्यादा पे रहा है, तो उसे पहचान के उसमें से एग्जिट कर जाओ, बेच दो। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दोनों स्टॉक की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल एनालिसिस से हम क्या निकालते हैं, और ऑप्शन में आएगा अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक, तो आप उसी पर टिक लगाओगे क्योंकि दोनों चीजें करता है वो। फिर आप एक्सेस करते हो, एसएस का मतलब होता है आप एनालाइज करते हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लॉन्ग टर्म ही करते हैं और टेक्निकल में हम हमेशा शॉर्ट टर्म ही करते हैं। डिटरमाइन फाइनेंशियल हेल्थ, आप ये भी पता लगाते हो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और स्टेबिलिटी कैसी है, कहीं दिवालिया तो नहीं हो जाएगी, कहीं कंपनी खत्म तो नहीं होने वाली है, तो आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी देखकर फंडामेंटल एनालिसिस से ही बता सकते हो। इतने में किसी को कोई क्वेरी समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर।
तो हमने क्या बताया अभी तक सर? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है सर? जो बैलेंस शीट रीड करके, ट्रेडिंग पीएल रीड करके, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन को पता लगा के, इंडस्ट्री ट्रेंड को देख के, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर देख के जो आप एनालिसिस करते हो ना किताबों में घुस के 10-15 दिन लगा के जो एनालिसिस करते हो उसे फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। इससे क्या होता है सर? कंपनी की अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है पता लग जाता है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं हम ये वाला एनालिसिस, और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लग जाता है और स्टेबिलिटी का पता लग जाता है। सर कंपोनेंट क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं फंडामेंटल के, लेकिन टेक्निकल के सिर्फ क्वांटिटेटिव होते हैं। टेक्निकल के सिर्फ क्वांटिटेटिव ही होते हैं, क्योंकि उसके क्वालिटी तो चेक करते ही नहीं, कितनी सेल है कितनी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी चेक करते हैं, भैया कहां तक जा रहा है चार्ट, वॉल्यूम कितनी है। तो एनालिसिस करते समय सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारे पास, लेकिन फंडामेंटल करते समय हम क्वालिटेटिव भी लेते हैं और क्वांटिटेटिव भी लेते हैं। क्या होते हैं सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? समझा देता हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब सर क्वांटिटी कितनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल वगैरह कितनी है, इनकम स्टेटमेंट में कितनी है, बैलेंस शीट में कितनी है, कैश फ्लो में कितनी है, पीई रेशो भी चेक करते हैं, ईपीएस डेट इक्विटी रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब कुछ चेक करते हैं। और क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, इंडस्ट्री ट्रेंड कैसे है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसी है। टेक्निकल में इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, लेकिन रेशोज चेक चेक करते हैं, चार्ट और इंडिकेटर कि सर रेशो कितना था, एवरेज कितना था, ये सब चेक करते हैं। और ये सब किस में आता है? रेशो वगैरह क्वांटिटेटिव में, क्योंकि ईपीएस डेट इक्विटी रेशो वगैरह चार्ट और इंडिकेटर भी उसके अंदर आता है। तो टेक्निकल के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं और फंडामेंटल में दोनों करते हैं। इंपॉर्टेंट रेशो क्या है फंडामेंटल एनालिसिस करते समय? सर पीई रेशो चाहिए, ईपीएस पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी पता होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशो होता है डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अगला टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच। सर फंडामेंटल एनालिसिस करने के दो तरीके हैं, एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। जरा ध्यान समझो, अगर मुझे किसी के बारे में कुछ पता लगाना है तो मैं दो तरीके से लगा सकता हूं। जैसे एक शहर में एक स्कूटी चोरी हुई, उसे पता लगाने के दो तरीके हैं। एक, भाई सारे चोर कहां रहते हैं, वहां चलते हैं, उन्हें पकड़ के लिया है पुलिस स्टेशन, बजाया उन्हें रात को दबा के। कोई तो बोलेगा किसने चुराई, अगर उसने खुद ने भी नहीं चुराई होगी तो वो अंदाजा बता देगा, सर मेरे हिसाब से ना बाइक चोर गिरो तो उसने चुराई होगी। फिर उसे भी पकड़ के ले आएंगे, फिर उसे भी बजाएंगे, फिर वो किसी का नाम लेगा, फिर अपने आप को बचाने के लिए वो सब उगल देंगे और किसी ना किसी को फंसवा देंगे, अगर वो उनके शहर का ही होगा तो। इसे तो बोलते हैं हम बॉटम अप्रोच। नीचे से शुरू करा, चोर को ढूंढना शुरू किया और धीरे 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 पहुंचते 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 स्कूटी तक पहुंच गए। दूसरा तरीका होता है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होगा, भैया स्कूटी चोरी तो हो गई, बिकेगी कहां? सर चोर बाजार में। चल चोर बाजार में। अब चोर बाजार में जितने भी बंदे जो स्कूटी खरीद लेते थे उन्हें पकड़ के लिया और बजाना शुरू कर दिया, बता ग्रे कलर की स्कूटी कब खरीदी तू? मैंने नहीं खरीदी। किसी ने तो खरीदी होगी, जिसने खरीदी होगी वो गली देगा पिट के, फिर उसे पकड़ देंगे, फिर तुमने किससे खरीदी, तुमने किससे खरीदी, करते 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 ओरिजिनल चोर तक पहुंच जाएंगे। तो दो अप्रोच होती है। ऐसे ही जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसकी भी दो अप्रोच होती है, या तो ऊपर से एनालिसिस शुरू करो या नीचे से। क्या होता है समझाता हूं। अच्छा मेरा एग्जाम्पल कैसा लगा चोर वाला? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर। अब आपको याद सर एक बार बहुत बढ़िया। सर एक बार मैं सुन नहीं पाया। सुन नहीं पाए? हाँ ये कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं सुन ही नहीं पाया, आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सुनना। आप दो अप्रोच होती है, हम किसी भी चीज को निकालना चाहते हैं तो या तो हम उसे ऊपर से ढूंढना शुरू करते हैं या नीचे से। अब देखो ऊपर और नीचे से एनालिसिस कैसे होता है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, इसमें आप पहले इकोनॉमी को एनालिसिस करोगे, आप कंपनी का नहीं करोगे। सबसे पहले तो आपने इकोनॉमी का ही कर दिया, इंडिया कैसा चल रहा है, कैसी है, ऊपर से शुरू करा आपने, बिल्कुल कंपनी को भूल ही गए। आपको कहा था रिलायंस का बता दो भाई कैसा चल रहा है, आपने रिलायंस को छोड़ो, मारो गोली, पहले बताओ इंडिया कैसा काम कर रहा है। अच्छा इंडिया बढ़िया कर रहा है, अच्छा रिलायंस छोड़ो, चलो मान लीजिए आपने करना है मैरिको का या डाबर का करना है आपने एनालिसिस, तो आप डाबर का एनालिसिस कैसे करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ कैसा है। अच्छा डाबर कहाँ काम करती है? डाबर ज्यादातर गाँव में काम करती है। डाबर के प्रोडक्ट क्या होते हैं बताओ जरा, डाबर के प्रोडक्ट बताओ भाई। सर डाबर दंत मंजन, रियल जूस सर, जूस और
जानवरों के लिए जानवरों के लिए खाना, चलो च्यवनप्राश। च्यवनप्राश। आज तक क्या बताया था? हनी, हनी, medicine। हनी हनी मेडिसिन। बच्चों के लिए दावा देने घुटी आती है जब हम पीते हैं। चलो गुट्टी। जड़ी बूटी सर, जड़ी बूटी। बस बस बस। अच्छा, जितने भी आपने दावा प्रोडक्ट दूंगा। बताए, बस जितने भी आपने प्रोडक्ट बताए, कौन यूज करता है? हम लोग यूज करता है, हाउस होल्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम कम हो गई, आपकी इनकम किसी भी वजह से कम हो गई, तो क्या आप च्यवनप्राश खाओगे? नहीं सर, कम कर देंगे। आप हनी खाओगे क्या उस टाइम पर? नहीं खाओगे। बहुत जरूरत होगी, डॉक्टर ने कहा होगा तो ही खाओगे। रियल फ्रूट जूस पियोगे क्या? नहीं पियोगे। फल खाओगे लेकिन जूस नहीं पियोगे। लेकिन ये पैसा वेस्ट आप कब करते हो? जब आपकी इनकम ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, अगर ग्रोथ गिरेगी तो इनकी सेल अपने आप कम हो जाती है। अगर मान लीजिए डाटा आया ना कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस बार कम हो गई, तो एफएमसीजी सेक्टर सबसे पहले गिरेगा। सर ये तो उसकी तरह हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी अप्रोच जो हाँ, बिल्कुल इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल, प्राइस इलास्टिसिटी, ऐसे कह सकते हो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम बढ़ेगी तो आप खर्चा ज्यादा करोगे, इनकम कम होगी तो आप खर्चा कम करोगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है एफएमसीजी सेक्टर के केस में। तो सबसे पहले आपने इकोनॉमी एनालाइज करी कि सर हमारी इंडिया की जीडीपी कैसी रहेगी। अगर जीडीपी अच्छी रहेगी तो हम एफएमसीजी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं। सबसे पहले हमने अपनी जीडीपी एनालिसिस करी, फिर दूसरा हमने इंडस्ट्री एनालिसिस करा कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हमारे मार्जिन कम हो जाएंगे, तो हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। कंपटीशन अगर कम है तो फिर हम एफएमसीजी में काम करेंगे। सबसे पहले मैंने इंडिया को एनालिसिस करा, फिर मैंने एफएमसीजी सेक्टर को एनालिसिस करा। जब ये दो सेक्टर मुझे पॉजिटिव दिखाई दिए तो फिर मैंने 4-5 कंपनी एनालिसिस कर ली, और उनमें जो सबसे ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट वाली कंपनी को उसे ले लूंगा। तो ये तो हो गया टॉप डाउन अप्रोच की मैं ऊपर से शुरू हुआ और नीचे तक आ गया। ठीक है। और बॉटम अप्रोच क्या होती है? उसमें डायरेक्टली कंपनी पे फोकस करते हो, फोकस इज डायरेक्टली ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। डायरेक्ट कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हो, सर उसकी इक्विटी कैसी है, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये सब आप डिसाइड करते हो। और उसमें आप जो है कंपनी और इकोनॉमी को बाद में डिसाइड करते हो। पहले डाबर के बारे में समझोगे। डाबर अगर आपको अच्छा लगा फिर चेक करोगे, अरे भाई इंडस्ट्री में कंपटीशन तो नहीं है, उसके बाद जीडीपी तो नहीं गिर रही। अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन जीडीपी होगा तो पहले डाबर को एनालिसिस कर लोगे, अच्छी लगने के बाद भी उसे नहीं लोगे। तो टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टॉप डाउन में हम ऊपर से शुरू करते हैं, मतलब इकोनॉमी लेवल से शुरू करके फिर सेक्टर पे और फिर कंपनी पे आते हैं। बॉटम अप में हम कंपनी से ही शुरू करते हैं। सर ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो बॉटम अप अप्रोच को अपनाते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड टॉप डाउन को अपनाते हैं। अगर आपने तो बॉटम अप ज्यादा पीएमएस वाले अपनाते हैं, बॉटम अप ज्यादा पीएमएस वाले अपनाते हैं। पीएमएस वाले हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, आज खरीदा 15 दिन में बेच दिया। तो बॉटम अप उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने कोई, जैसे मुझे मन्नमपुरम अच्छा लगा, मन्नमपुरम लाइफ टाइम हाई पे खरीद रहा हूँ, कहां से अच्छा है, लेकिन मुझे खरीदना ही 2 दिन के लिए, तो इसलिए मैंने बॉटम अप्रोच अपनाई। मैंने खाली मन्नमपुरम के बारे में पढ़ा और किसी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। टॉप डाउन के सर टर्म के लिए होती है सर, इसके लिए ना इकोनॉमिस्ट भी हायर करना पड़ता है ना, तो पीएमएस वाले ज्यादातर ये सीएफए वगैरह होते हैं, तो ये पीएमएस वाले अपना प्रॉफिट किसी और को नहीं देना चाहते। हाँ। कहते हैं जो है मेरा ही है बस। तो इसलिए वो किसी और को रखते ही नहीं अपनी टीम में। लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उनके पास सब है, उनके पास सब है। हाँ जी, सीएफए भी है, उनके पास तो डाटा, उनके पास तो स्टाफ है 50-50 बंदों का। वो तो कंपनी में जाके इंटरव्यू भी लेके जाते हैं अपने आप। उसके बाद अगला आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना हमने आपको बताया था, और इसे डीसीएफ अप्रोच से भी निकाल सकते हो, वो मैं सिखा दूंगा। लिमिटेशंस क्या है सर? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो करते हैं हम, अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मे नॉट प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, और शॉर्ट टर्म के लिए ये होता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में उल्टा भी हो सकता है, आपके हिसाब से तो कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी फिर भी गिर गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गोल क्या होता है? आइडेंटिफाई द कंपनीज दैट आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सर एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू बता दीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू सर वही तो होती है टोटल एसेट। तो बुक वैल्यू का ही दूसरा नाम है जो आपने बताया था। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी से बुक वैल्यू भी बोलते हैं, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है जी। फंडामेंटल क्वेश्चन आ गए हैं, ये आप खुद करेंगे। कल मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की जो प्रॉब्लम होगी कल लूंगा, कल के बाद नहीं लूंगा।
कल को सब करके लाएंगे, उसके बाद जो नहीं करके लाएगा भैया फिर कर लो अपने आप ही। वैसे तो मैं सर एक बार हाँ जी डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एक बार डीसीएफ एक बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, अभी नहीं सिखाएंगे, और न्यूमेरिकल है, आपके किसी काम नहीं आना, कुछ इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ। सर ये थोड़ा सा जो रेशियो दिया है चारों, वो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? कौन से 4 रेशो? इम्पोर्टेंट रेशियो नहीं लिखा है, आरई रेशियो, ईपीएस। चारों पढ़ाए हुए हैं सर। एक तो मैंने ईपीएस बताया, वहां पे ईपीएस पढ़ा रखा है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर है इसका फॉर्मूला, आपको पहले पढ़ाए हैं, आप याद करो ना। फिर मैंने और क्या बताया था वहां पे, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, ये भी पढ़ा रखा है। एक उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो था, वो डेट अपॉन इक्विटी, ये भी पढ़ा रखा है। जितने 4 रेशियो थे ना वो पिछले लेसन में पढ़ा चुका हूँ। पीई रेशियो था, पीई रेशियो प्राइस बाय अर्निंग, पी अपॉन ई, ये सब पढ़ा चुका हूँ पिछले लेसन में, कुछ बिना पढ़ाया हुआ नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चंस आप कर लाएंगे, सारे करके लाने, जो नहीं समझ में आएगा उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, तब भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसीएफ अप्रोच पे देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे करने हैं आपने, बताता हूं कैसे होगा। Which method is used to calculate company's intrinsic value by estimating future cash flow? जो फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाए, डिस्काउंट मतलब फैक्टर इन किया जाए, फैक्टर इन बाय इंटरेस्ट। देखो डिस्काउंट डीसीएफ अप्रोच होती क्या, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। इसका आंसर डीसीएफ ही है सर। फ्यूचर वैल्यू को देखो, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिसके बदले आपके पास 10 रुपए आएंगे अगले 5 साल तक, तो आप क्या कहोगे, हमारे पास टोटल 50 रुपए आएंगे, तो आप मुझे कितने रुपए दोगे इसके लिए? इसकी आज की वैल्यू क्या है, तो जरा ध्यान समझिए। आपके पास 10-10 रुपए 5 साल तक आने हैं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, 1 2 3 4 5, ये जो 10 रुपए आपके पास 1 साल बाद आने हैं, उसकी आज की वैल्यू है 9 रुपए। क्योंकि अगर मैं आपको 9 रुपए आज दूंगा, 9 रुपए 10 पैसे, अगर मैं 9 रुपए 10 पैसे आपको आज दे दूं, तो एट द रेट ऑफ 10% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो इस पे 90 पैसे मिलकर ये 10 ही रुपए बन जाएगा। यानी कि 10 रुपए 1 साल बाद दे दूं या 9 रुपए 10 पैसे आज एक बार ही दे दूं, तो बराबर है ना। किसको समझ में वाली बात नहीं आई कि सर अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं 10 रुपए 1 साल बाद दूंगा, और वो कह रहा है 9 रुपए 10 पैसे आज ही ले लो, दोनों बराबर है। किसको ये बात समझ में नहीं आई? तो एक बार फिर से समझा दीजिए, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको 9 रुपए 10 पैसे आज दूं और आप उसे 10% के एफडी में लगा दो, तो 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे? 10 रुपए हो जाएंगे। 9 पैसे पे 10% ब्याज मिलेगा तो 90 पैसे मिलेगा, तो ये 10 रुपए हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब 10 रुपए की आज की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए 10 पैसे। तो आज की वैल्यू को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। 10 रुपए फ्यूचर वैल्यू है, 9 रुपए 10 पैसे प्रेजेंट वैल्यू है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो पैसा हमें इन फ्यूचर मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड, मतलब उसे डिस्काउंट करके उसमें से इंटरेस्ट घट के 10 रुपए का 9 रुपए 10 पैसे बना देते हैं। तो उसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो फ्यूचर में आपको कैश फ्लो होने वाला है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू आज की कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं डीसीएफ वैल्यू। कैसे निकलती है? इंटरेस्ट लेस करके। अभी जो 10 रुपए है उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए 10 पैसे। जो 2 साल बाद 10 रुपए मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू कितनी निकलेगी? लगभग 8 रुपए 20 पैसे। जो 10 रुपए है उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? लगभग 7 रुपए 10 पैसे। तो 4 साल बाद के 10 रुपए उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? लगभग 6 रुपए के लगभग निकलेगी। और जो लास्ट वाले 10 रुपए उसकी वैल्यू निकलेगी लगभग 5 रुपए 40 पैसे। अब इन सबको जोड़ दोगे आप, इन वालों को। 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30 और 5 35, 35 रुपए 90 पैसे। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि मैं तुम्हें 10 रुपए साल दूंगा 5 साल तक, तो उसे 50 रुपए मत गिनना, वो 35 रुपए 90 पैसे के इक्वल है। अब ये कैसे निकला ये बता देता हूं। ये समझ में आ गया 35 रुपए 90 पैसे के इक्वल कैसे है उसकी। आज अगर आप मुझे 35 रुपए 90 पैसे आज बैंक में डाल दो और 10% की एफडी हो, तो बैंक भी आपको 10 रुपए साल दे देगा। तो इसलिए वो 50 रुपए नहीं, वो 35 रुपए 90 पैसे के इक्वल है आज की वैल्यू। सबको 90 पैसे समझ में आ गया? हाँ जी सर। यस सर। अब ये निकलती कैसे वो बता रहा हूं। 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10, जितने भी परसेंट है ना,
अगर 10% है क्वेश्चन में गिवन तो 0.1 लेस 0.1 कर देना, अगर 11% है तो 0.11 कर देना, 12 है तो 0.12 कर देना, लेकिन अगर 5% है तो 0.05 करना, कहीं 0.5 कर दो। और ऐसा करने से 1 साल की वैल्यू निकलेगी। फिर जितने साल हो उतनी बार डिवाइड करो, जितने साल हो उतनी बार डिवाइड करो। पहले 10 को 1.1 से डिवाइड करो एक बार, तो ये वाली वैल्यू आएगी। फिर जो आंसर आया उसे 1.1 से एक और बार डिवाइड कर दो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर जो आंसर आया यानी कि 8.2 आया, इसको एक और बार 1.1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगी। फिर 7.1 को एक और बार 1.1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगी। फिर 6 को भी 1.1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगी। ये मैंने तो अंदाजे से लिखी है फिगर, आप एक्चुअल की निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। पेपर में ये निकालने को आ भी सकता है, इसलिए मैंने आपको आज एक बार कैलकुलेशन फिर एक्सप्लेन कर दूं। जी जी सर, एक बार कि मैं आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक 10 रुपए, और ये मैंने कॉपी कर दिया और ये आ गए, ऐसे करके दूंगी। तो एक्चुअल में तो आपको 50 दे रही है, लेकिन उनकी आज की वैल्यू कितनी होगी वो बता रहा हूँ। 10 रुपए को करेंगे हम इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.1। एक्सेल तो सबको चलाना आता होगा। यस सर। 1.1 से डिवाइड करा तो ये वैल्यू निकल गई 9 रुपए 10 पैसे, जो मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने इस ऊपर वाली वैल्यू को दोबारा से डिवाइड कर दिया 1.1 से, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और फिर मैंने इसको कॉपी करके सारे में पेस्ट कर दिया, सारी वैल्यू आ गई। और इस सारी वैल्यू का मैंने टोटल कर दिया फॉर्मूला लगा के, तो ये वो 35 रुपए जो 10 पैसे निकाली थी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 38 रुपए है, 37 रुपए एग्जैक्ट वैल्यू। अब जिसको एक्सेल चलाना है उसे दोबारा समझा रहा हूँ। 1.1 कहां से आप पहुंचे उस फिगर सर पर? 10% था ना वैल्यू, जब 10% तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 होता है। सुगंधा ये क्वेश्चन में दिया है। 1 मिनट बस देना जरा फोन। किसका है, बात कर लो अपने आप, क्या तो बाद में करेंगे। तो 1.10 कैसा है समझ में आया सबको? 10% है तो 1.10, 11% है तो 1.11, 12% है तो 1.12, 15% है तो 1.15 और 5% है तो 1.05। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ, रेट क्वेश्चन में गिवन दिया होगा। 5% है तो 1.5 मत कर देना, ये 50 हो जाता है, 1.05 करना पड़ेगा। चलिए, अब किसी को ये वाली फिगर अगर एक्सेल चलाना नहीं आता तो सर कैसा है ये बता देता हूं। पहले आपने 10 को, पहली वाली फिगर के लिए आपको 10 को डिवाइडेड करना है 1.1 से, तो आंसर आएगा 9.09। दूसरे वाले केस में आपको जो 9.09 आया था इसको 1.1 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 8.26। फिर तीसरे वाले केस में ये वाली फिगर लाने के लिए 8.26 को 1.1 से डिवाइड करते मैंने सारी फिगर निकाल ली और उसके बाद इसका टोटल लगा दिया, ये आ गया 37.90। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? इफ अ कंपनी कैन गेट 10 रुपीज एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5, क्या हो रहा है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा कि एक कंपनी अगर शेयर में इन्वेस्ट करती है तो उसे 10 रुपए हर साल मिलेंगे अगले 5 साल तक, तो बताओ उसकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यू क्या है। तो आप उसे ऐसे करके कैलकुलेट करके निकाल कर बताओगे, 38 रुपए की वैल्यू आएगी। एक्सेल शीट में जाके निकाल लेना और आंसर लगा देना। थोड़ा बहुत आसपास की फिगर लिखी होगी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। अगर 37 रुपए 90 पैसे आपका आंसर आया लेकिन ऑप्शन में 38 रुपए लिखा होगा तो आप टिक लगाया ना उस पर, मतलब 37 रुपए 90 पैसे आया और अगर आपके आंसर में 37 रुपए 60 पैसे से लेके 38 रुपए 20 पैसे तक का आंसर होगा तो आप टिक लगाकर आ जाना, क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ किया होगा, हमने राउंड ऑफ नहीं किया। तो सबको डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच समझ में आ गई? यस सर।